नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 6 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो ये 6 महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो 6 टिप्स के बारे में बताएंगे, कौन सी 6 टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है सीनियर सिटीजन और सभी सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, ये सभी पॉइंट जो है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगी आपकी इनकम टैक्स स्लैब, कौन सी इनकम टैक्स स्लैब आप पर कब एप्लीकेबल होती है उसके बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, कौन से आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या डिडक्शन आपको अलाउ होता है और टैक्स रिजिम आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, तो ये सभी टिप्स आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 6 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब क्या एप्लीकेबल होगी जो भी सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है। यहां पर इनकम टैक्स के अंदर 2 रिजिम दी गई है, एक है आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरी है आपकी न्यू टैक्स रिजिम। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, 80 से कम है, यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या स्लैब दी गई है, अप टू 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो वहां पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन यहां पर आपको रिबेट 87A का फायदा मिल जाता है। 5 लाख तक की इनकम पर सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को 12,500 का टैक्स आपका माफ होता है, यानी 2 लाख पर 5% जो भी टैक्स निकल कर आएगा ये पूरा आपका माफ कर दिया जाएगा। अब अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है 5 से 10 लाख के बीच में, तो उस केस में ये रिबेट आपको नहीं देखना है। यहां पर आपको टैक्स रेट लगेगा 20%। 10 लाख से ऊपर हुआ तो उस केस में 30%। ये हमने बात करी सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, यानी आप सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपके लिए क्या टैक्स स्लैब होगी, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर भी आपको रिबेट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट आपको 5 लाख तक की इनकम पर मिलता है। यहां पर ऑलरेडी आपको 5 लाख तक माफ कर दिया है। फिर 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20% यहां पर आपको टैक्स रेट लगेगा, और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो 30% टैक्स रेट लगेगा। यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है 80C से लेकर 80U के। इसके अलावा सरचार्ज की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ये सरचार्ज जो है वो आपको लगते हैं। 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम है तो 10% लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम हुई तो 37%। तो मैक्सिमम 37% भी सरचार्ज लगेगा। यह जो सरचार्ज लगेगा वो आपके टैक्स पे लगेगा, जो भी आपका टैक्स आएगा उस पर आपको एडिशनल टैक्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसी के साथ आपको 4% हेल्थ एजुकेशन सेस भी देना पड़ जाता है। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के लिए। तो न्यू टैक्स रिजिम के लिए सभी के लिए 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 लाख थी, 5 लाख थी, लेकिन यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, आप लोगों के लिए 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होने वाली है। 3 लाख से 7 लाख की बात करें तो 5% टैक्स रेट लगेगा। अब अगर आपकी 7 लाख तक के अंदर इनकम है तो रिबेट आपको 87A का मिल जाता है। अप टू 7 लाख की इनकम पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 20,000 रुपए का टैक्स आपका माफ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस हो जाती है, 7 से 10 लाख की है, तो उस केस में आपको 10% टैक्स रेट लगेगा। वहां पर फिर आपको रिबेट 87A का फायदा नहीं दिया जाएगा। आपकी इनकम 10 लाख से 12 लाख के अंदर है तो 15% टैक्स रेट लगेगा। 12 लाख से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से ज्यादा हुआ तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लगेगा। यहां पर भी आपको सरचार्ज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 25% तक सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। यहां पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता 80C से 80U, ये बिल्कुल डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये 3 डिडक्शन आपको दिए जाएंगे,
ATCCD सबसेक्शन 2, ATCCH, ATJJAA, इसी के साथ 4% आपको सेस यहां पर लग जाता है। अब इसमें एक चीज और आपको दी जाती है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी एक्सीड हो जाती है तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट फायदा यहां पर आपको मिलेगा। मान लीजिए आपकी इनकम 7,10,000 रुपए है, तो इस केस में यहां पर आपका टैक्स कितना बन के आएगा, 20,000 तो 7 लाख पर बन के आएगा और 10,000 पर 10%, 1,000 ये होगा। टोटल आपका टैक्स होगा 21,000, लेकिन इनकम कितनी बड़ी आपकी, सिर्फ 10,000। तो सरकार कहती है यहां पर आपको 11,000 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। तो 10,000 का ही टैक्स सिर्फ आपको भरना रहेगा। तो मार्जिनल रिलीफ यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलती है। तो जो भी टैक्स रिजिम आप चुने तो एक बार ये टैक्स स्लैब को जरूर जान ले। टैक्स स्लैब जाने बिना या सरचार्ज जाने बिना, रिबेट जाने बिना आप कोई भी टैक्स रिजिम का निर्णय ना ले। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। सिर्फ आपको अपनी इनकम डालनी है, वहां पर आपको कंपैरिजन मिल जाता है। आपको न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स निकल कर आएगा वो यहां पर आपको पता चल जाता है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर कैलकुलेटर दिया गया है, कैलकुलेटर पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो सोर्स ऑफ इनकम फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन क्या यहां पर दी गई है, आइए जानते हैं। दोस्तों नॉर्मली इनकम टैक्स हेड में यहां पर हेड ऑफ इनकम में 5 हेड दिए जाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और एक और हेड होता है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम का। अब यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, पेंशन इनकम हो सकती है, सेविंग का ब्याज आ सकता है, एफडी का ब्याज आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से म्यूचुअल फंड बेचने पे हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है शेयर से या म्यूचुअल फंड पे, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, रेंटल इनकम आ सकती है, डिविडेंड इनकम आ सकती है, बिजनेस इनकम या फिर प्रोफेशन इनकम जैसे सीए, सीएस, एडवोकेट अगर आप हैं तो वो इनकम अगर आपको आ रही है, या फिर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आरडी स्कीम, पीपीएफ स्कीम में आपने निवेश किया, एनएससी, एमआईएस सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट में निवेश किया है तो ब्याज की इनकम आ रही है, क्रिप्टो आपने सेल किया है, गिफ्ट आपने रिसीव किया है फ्रेंड्स, नॉन रिलेटिव से, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, आप डायरेक्टर है, पार्टनर है, फैमिली पेंशन है, तो ये सभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। इन सोर्स ऑफ इनकम को आपको बाइफरगेट करना होता है, पता करना होता है कि कौन से हेड के रिलेटेड है। जैसे पेंशन है तो ये सैलरी हेड के रिलेटेड है, सेविंग एफडी का जो ब्याज होता है ये आपके अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये कैपिटल गेन की इनकम में आपका आ जाता है, रेंटल इनकम की बात करें तो ये हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है, डिविडेंड इनकम की बात करें तो अदर सोर्स में आ जाता है, बिजनेस प्रोफेशन यानी पीजीबीपी के इनकम में हेड में ये आ जाता है, यह भी अदर सोर्स में आ जाता है, जितने भी पोस्ट ऑफिस की ब्याज है। क्रिप्टो की बात करें तो कैपिटल गेन में आता है, गिफ्ट की बात करें तो अदर सोर्स में, एग्रीकल्चर इनकम है तो ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम में आ जाता है। अगर आप डायरेक्टर है, रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है तो उस केस में सैलरी हेड में आ जाएगा, पार्टनर है, प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट इनकम में, सैलरी मिल रही है तो उस केस में सैलरी हेड में, फैमिली पेंशन है ये अदर सोर्स में आपके आ जाता है। तो जो भी नेचर की आपकी इनकम है आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से हेड में आप कवर करते हैं, क्योंकि ये हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हेड ऑफ इनकम के बेसिस पर आपको आईटीआर फॉर्म जो है वो यहां पर चुनना होता है कि आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, 2 एप्लीकेबल है, 3 या 4, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस पर आपका हेड चुना जाता है, आपके हेड चुनने की बेसिस पर आपका आईटीआर फॉर्म जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। आइए अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जहां पर आईटीआर फॉर्म कैसे आपको सिलेक्ट करना होगा इन हेड ऑफ इनकम की बेसिस की वजह से। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, जो भी सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है। मैंने आपको 5 हेड बताए थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 कोई भी आप फाइल कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो भी आपके लिए चारों फॉर्म एप्लीकेबल रहते हैं। पीजीबीपी की इनकम है तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ही एप्लीकेबल होता है। कैपिटल गेन की इनकम के लिए आईटीआर 2, आईटीआर 3 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कोई भी आईटीआर आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन यहां पर कई लोगों की एक से ज्यादा इनकम होती है, इसकी वजह से जैसे कि सैलरी भी होती है और साथ में उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई या फिर कैपिटल गेन की इनकम हो गई, तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। सिर्फ सैलरी की है तो उस केस में आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई तो आईटीआर 1, या बिजनेस है साथ में तो आईटीआर 4 आपके लिए एप्लीकेबल होती है। तो अलग अलग हेड की इनकम अगर आपकी होती है तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फॉर्म सही से सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था पार्टनर का जो है वो सैलरी में आपको दिखाना है, तो पार्टनर का
का सैलरी में नहीं दिखाना, पार्टनर का आपको पीजीबीपी में दिखाना है, क्योंकि यहां पर पार्टनर और जो फर्म होती है वहां पर कोई भी एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता है। आइए अब एक एक फॉर्म देख लेते हैं, कौन सा फॉर्म कौन सी हेड ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल हो। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 के। ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो यहां पर अगर आप NRI है तो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, पेंशन इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। आपका अगर लॉस हो रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम होनी चाहिए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस से इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक और नई कैटेगरी ऐड करी गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A अप टू 1,25,000 तक अगर होगा तो उस केस में आप ITR 1 और यहां पर आप ITR 4 के अंदर भी दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A अप टू 1,25,000। अगर आपके एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक तो ITR 1 कर सकते हैं। अब कौन सी इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए? तो टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल गेन की इनकम अगर है तो उसके इसमें ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, पीजीबीपी डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, फॉरेन एसेट नहीं होना चाहिए, TDS अगर आपका कटा है 194N के तहत तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फिर आप रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इन सभी केसेस में आपको ITR 1 जो है वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा। अब आ जाते बात करते हैं ITR 2 के बारे में। तो अगर आप इंडिविजुअल HUF है, ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लॉटरी की भी है, हॉर्स रेस की भी है, तो भी आप ITR चूज कर सकते हैं। 2 डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर है या इन्वेस्टमेंट किया अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, कैपिटल गेन की इनकम है, क्रिप्टो की इनकम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है, आपने फॉरेन इनकम कमाई है, फॉरेन एसेट आपके पास है, एग्रीकल्चर इनकम है मोर देन 5,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर आपका हुआ किसी भी हेड के अंदर, और टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप ITR 2 एप्लीकेबल रहेगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी ITR 2 के लिए यहां पर बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। ITR 3 की बात कर लेते हैं। तो ITR 3 के अंदर कौन कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल HUF अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। यहां पर प्रेजेंटिव बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। जो 6% 8% आपका जो प्रॉफिट होता है वो यहां पर आप नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको ITR 4 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, सैलरी है, पेंशन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, पीजीबीपी इन केस अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ऑडिट करते हैं, अगर आप पार्टनर भी है तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन की है, क्रिप्टो की इनकम हुई है तो ध्यान रखिएगा ITR 1 2 4 अगर ये एप्लीकेबल आप पे नहीं है तो उस केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। यानी ITR 1 भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो फाइल कर पाएंगे। ITR 4 की बात करें तो ये इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म और LLP वालों के लिए नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा सिर्फ रेसिडेंट है तो ITR 4 NRI जो है वो फाइल नहीं कर सकते। टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए 44AD 44ADA 44AE। सैलरी, पेंशन इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, लॉटरी, हाउस रोज से आपको इनकम नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया अप टू 1,25,000 तक है। ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं। ITR 4 के अंदर भी ऑप्शन दिया है, कैपिटल गेन यहां पर नहीं होना चाहिए। ITR 4 के लिए कैपिटल गेन नहीं है। इसके अलावा आपके ये जो ITR 1 के अंदर बताए थे ये सभी चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सेम यहां पर ITR 4 के लिए भी एप्लीकेबल की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ITR 1 2 3 4 ये 4 ITR फॉर्म ही आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जो सीनियर सिटीजन होता है, जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है, डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। यहां पर मेन 2 इनकम देखी जाती है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। अगर आपकी यहां पर पीजीबीपी से इनकम है तो उस केस में ITR 3 ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। अगर कैपिटल गेन से इनकम है तो ITR 2 ITR 3 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इनकम नहीं है तो उस केस में आपको ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ITR फॉर्म चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 में रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ये ITR फॉर्म आप जरूर देखकर अपनी इनकम के हिसाब से ही जहां पर चूज करें, अन्यथा आपकी ITR इनवैलिड कर दी जाती है। आ जाते अपने 4th पॉइंट पे। तो डिडक्शन कौन से अलाउ होते हैं सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को? तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादातर आपको डिडक्शन अलाउ होते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में थोड़े कम डिडक्शन आपको मिलते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C, ये ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट जो है वो यहां पर मिल जाती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, LIC में निवेश करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का रीपेमेंट करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, या PPF स्कीम में निवेश कर रहे हैं, NSC स्कीम में निवेश कर रहे हैं, 1.5 लाख का आपको फायदा मिल जाता है। अगर आप एन्युटी प्लान पेंशन में स्कीम में निवेश करते हैं 80CCC में, तो यहां पर भी आपको 1.5 लाख का फायदा मिलता है। या अगर कोई इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है NPS स्कीम में, तो उस केस में 80CCD1, यहां पर भी आपको 1.5 लाख का फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों सेक्शन में टोटल आपको 1.5 लाख से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल 1.5 लाख का मिलेगा, और तीनों में अगर आपने निवेश किया है तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 80CCD1B, यहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो 50,000 का एडिशनल फायदा आपको मिलता है। यहां पर इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है 80CCD सबसेक्शन 2 के तहत, तो 10%, और इन केस न्यू टैक्स रिजिम है तो यहां पर आपको 14% का फायदा मिल जाता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में 14%, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 10% का फायदा मिलता है। TCCH, अगर आप अग्निवीर स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, न्यू टैक्स रिजिम में फायदा मिलेगा। 100% डिडक्शन, जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे बेनिफिट आपको मिलेगा। 80D की बात करें, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, 50,000 तक सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है, चाहे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या मेडिकल एक्सपेंडिचर भी क्यों ना हो, मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 80D की बात करें तो यहां पर आपको 75,000 रुपया या 1,25,000 रुपया अगर आपकी 80% से ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी होती है। बात करते हैं 80DDB, अगर यहां पर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। बात करते हैं 80E की, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो 100% आपको डिडक्शन मिलता है 8 साल तक, जो भी ब्याज आप पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 80G के बारे में, डोनेशन आपको 100% या कुछ केस में 50% का डिडक्शन मिलता है। 80 कहते हैं 80GG, अगर आप HRA का बेनिफिट नहीं लेते, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में यहां पर आपको रेंट का फायदा मिल जाता है, मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80GC, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं 100% का डिडक्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट, अगर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए अगर आपने खर्चा किया है 80JJA, अगर आपका बिजनेस है 30% आपको डिडक्शन मिल जाता है 4 साल के लिए। न्यू टैक्स रिजिम में भी ये आपको मिल जाएगा। 80TTB की बात करें, सेविंग अकाउंट का ब्याज आ रहा है या सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आ रहा है, तो 50,000 तक का आपको फायदा इसमें मिल जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। 80U की बात करते हैं तो यहां पर अगर आपको सेल्फ डिसेबिलिटी हुई है तो उसके इसमें 75,000 रुपया, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। 80DD में आप अगर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, आप पर जो भी डिपेंडेंट है, आपके स्पाउस हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स, उनको डिसेबिलिटी है तो वहां पर आप ले सकते हैं। सेल्फ डिसेबिलिटी है तो 80U में ले सकते हैं। दोनों में से एक ही सेक्शन में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 का बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन की बात करें 112A के अंदर 1,25,000 का दोनों ही टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिलता है। अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट देते हैं, लेट आउट अगर है, तो उस केस में दोनों में ही आपको डिडक्शन अलाउ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन यहां पर आपको मिलता है। एक घर छोड़कर दूसरा घर खरीदते हैं तो उस केस में दोनों ही टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन मिल जाता है। HRA की बात करें तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिल जाता है। तो कई सारे जो डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, जो यहां पर अलाउ किए जाते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को। पॉइंट पे तो टैक्स रिजिम आपको ऑप्ट करनी पड़ती है, सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। ध्यान रखिएगा, 2 ही टैक्स रिजिम होती है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, एक होती है आपकी न्यू टैक्स रिजिम। अब ITR फॉर्म के बेसिस पर आपको अपनी टैक्स रिजिम जो है वो चुननी है। तो ITR 1 और ITR 2 में ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी फॉर्म 10IE जमा नहीं करना होता है। मान लीजिए पिछले साल लास्ट ईयर जब आपने रिटर्न भरी थी, ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है जिसकी आप रिटर्न भरने वाले हैं, यानी असेसमेंट ईयर 25-26, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 24-25, और ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी ऑलरेडी आपने रिटर्न भर दी है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी तो उस केस में आपने यहां पर जो है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर ही सिलेक्ट किया था, यस या नो। अब यहां पर आप 25-26 में भी ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर सिर्फ यस और नो पर क्लिक करना होगा, आपको 10IE जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। वैसे ही पहले आप जो है न्यू टैक्स रिजिम में थे 23-24 में, अब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको यस पर क्लिक करना है, और न्यू टैक्स रिजिम में रहना है तो नो पर क्लिक करना है।
अब बात करते हैं यहाँ पर ITR 3 ITR 4 वालों के लिए जिनका बिजनेस प्रोफेशन है, इनको सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है स्विच करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप न्यू से ओल्ड चले गए और ओल्ड से फिर अगर आप वापस न्यू में आ जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर फिर बाद में आप ओल्ड में कभी नहीं जा पाएंगे। तो सिर्फ आपके पास एक बार ये मौका रहता है ओल्ड में जाने के लिए। फिर अगर आपने न्यू ऑप्शन कर लिया यानी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली, उसके बाद आप कभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे जब तक आपकी PGBP की इनकम है। अगर किसी साल PGBP की इनकम नहीं हुई तो उस केस में आप ओल्ड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम थी तो यहां पर नेक्स्ट ईयर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछले साल फॉर्म भरा ही होगा। पिछले साल अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम थी तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो इस साल आपको फॉर्म भरना पड़ेगा विड्रॉ के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम पिछले साल ली थी तो इस साल अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो यस आपको यहां पर फॉर्म जमा करना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के लिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में थे, न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो कोई फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ITR 1 ITR 2 के लिए आप कभी भी जो है वो स्विच कर सकते हैं। यहां पर आपको 10 IA जमा नहीं करना, लेकिन ITR 3 ITR 4 के लिए ध्यान रखिएगा 10 IA आपको दो ही केस में करने होते हैं। अगर आप ओल्ड से न्यू जा रहे हैं या फिर न्यू से ओल्ड जा रहे हैं तो आपको फॉर्म जमा करना है। अगर आपकी ओल्ड थी, आप ओल्ड में ही है तो फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है, पिछले साल का फॉर्म काम आ जाएगा। अगर आप न्यू में थे, न्यू में ही रह रहे हैं तो इसमें भी आपको फॉर्म जमा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए दिया गया है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, मैक्सिमम 30 लाख रुपए आपको निवेश करना होता है, 8.2% का ब्याज आपको मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट में आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। एक साल में अगर करेंगे, टेन्यूर अगर एक साल का है तो 6.9% मिलेगा, 2 साल के लिए करेंगे तो 7%, 3 साल के लिए करेंगे तो 7.1%, 5 साल के लिए करेंगे तो 7.5%। RD में भी आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, 6.7% का ब्याज आपको मिलता है। MIS में आप यहां पर 15 लाख या 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट है तो 7.4% का ब्याज मिलता है। NSA स्कीम में भी कितना आप निवेश कर सकते हैं, 7.7% का ब्याज मिलता है। PPF स्कीम में मैक्सिमम एक साल में आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, 7.1% का ब्याज आपको मिलता है। किसान विकास पत्र स्कीम में आप 7.5% तक का ब्याज कमा सकते हैं। बैंक FD में भी आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो 6 से 7% तक का ब्याज आपको मिल जाता है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहां पर 7.5 से लेकर 8.5 या 8% तक का ब्याज आपको मैक्सिमम दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, मैक्सिमम 9% तक ब्याज आप इसमें कमा सकते हैं। अगर आपको FD नहीं करवानी है तो आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट जो है उसमें निवेश कर सकते हैं। आप घर में, दुकान में या लैंड है उसको यहां पर आप रेंट पर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, घर पर जो भाड़ा है उस पर आपको थोड़ा कम यानी रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी कॉमर्शियल शॉप को अगर आप जो है रेंट पर चढ़ाते हैं वहां पर आपको ज्यादा मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि शॉप का भाड़ा 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए तक भी पहुंच जाता है और घर का जो रेंट होता है वो 15,000, 20,000। तो घर के रिटर्न में आपको कम फायदा मिलता है, शॉप के रिटर्न में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। 12% से लेकर मिनिमम आपको 15% तो मिल जाता है, मैक्सिमम इसमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। कई बार 25% भी मिल सकता है, तो 30% भी यहां पर कई फंड में देखा गया है वहां पर मिलता है। आपको नॉर्मली 5 से 10 साल तक इसमें इन्वेस्ट करके रखना होता है। इसके अलावा आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा 20 से 25% रिटर्न आपको मिल जाता है। आप चाहें तो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, 6-7% आपको वहां भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी दी गई है। जो भी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, आप फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर यहां पर आप अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं तो उस केस में यहां पर आपका जो फ्यूचर है वो हमेशा सिक्योर रहता है, क्योंकि पैसा यहां पर आपका सेफ्टी रहता है। पोस्ट ऑफिस में हो गया, बैंक में हो गया, यहां पर आपकी पैसे की गारंटी रहती है, यहां पर जो रिटर्न है उसकी भी गारंटी आपको दी जाती है। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन यहां पर रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।